क्या 2029 में देश की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या 4 साल बाद भारत की संसद में 543 नहीं बल्कि 850 सांसद होंगे? आज संसद में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस भविष्य की नींव रख दी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक जबरदस्त सियासी हलचल पैदा कर दी है। आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन 131 और डिलिमिटेशन बिल 2026 पेश किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यूनियन टेरिटरी लॉज 2026 को पटल पर रखा। इन तीनों बिलों को एक साथ लाने का मकसद है बहुचर्चित महिला आरक्षण को जमीन पर उतारना। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक महिलाओं के लिए 33% सीटें पक्की कर दी जाएं। लेकिन पेंच यहीं पर फंसा है। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मौजूदा सांसदों की सीटें काटना राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला और वो है संसद की सीटों की संख्या ही बढ़ा देना। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के बढ़ने पर जो दशकों पुरानी रोक लगी थी उसे अब हटा लिया जाएगा और परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से 850 तक पहुंच जाएंगी। लेकिन जैसे ही सीटों को बढ़ाने वाली इस परिसीमन की बात सामने आई, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले दल भी इन बिल्स के विरोध में खड़े हो गए हैं और सबसे तीखी आवाज उठी दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बिल पर कड़ा एतराज जताया है। दक्षिण के नेताओं का तर्क है कि क्या दक्षिण भारत को आबादी कंट्रोल करने जैसे अच्छे काम की सजा दी जा रही है? क्या उत्तर भारत की आबादी बढ़ने का फायदा वहां की राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा? आखिर इस नई व्यवस्था से दक्षिण भारत के नेता इतने डरे हुए क्यों हैं? और क्या वाकई महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों को बढ़ाना ही इकलौता रास्ता बचा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के असली प्रावधानों को समझना होगा, जिसने पूरे सियासी चक्रव्यूह की शुरुआत की है। ये ऐसा कानून है जिसका इंतजार देश की महिलाएं पिछले कई सालों से कर रही थी। इसका मकसद है देश की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें असल मायनों में सशक्त करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। अब इसको आसान तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब है हर 100 में से 33 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। फिलहाल इस बड़े बदलाव को शुरुआत में 15 सालों के लिए लागू करने का नियम बनाया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस बिल की कहानी आज की नहीं है। इसे पहली बार 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार के समय संसद में पेश किया गया था। इसके बाद भी कई बार कोशिश हुई। 2010 में तो बिल लोकसभा से पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2023 में मोदी सरकार ने यह बिल पेश किया और सर्वसम्मति से पास भी हो गया। लेकिन जनगणना और परिसीमन के बिना इसे लागू करना मुमकिन नहीं था। विपक्ष का तर्क था कि इसके लिए 2034 तक इंतजार करना होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर डालने के संकेत देकर विपक्ष के तर्कों की हवा निकाल दी है। सुनिए पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया।
सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। लेकिन जब बिल में कोई बुराई नहीं है तो इतने समय तक संसद में अटका क्यों रहा? बिल के बार बार लटकने का सबसे बड़ा पेंच था आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग। नए कानून में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें पहले से रिजर्व होती हैं, उन्हीं के अंदर महिलाओं को 33% का कोटा मिलेगा। लेकिन विवाद की जड़ यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं के लिए इस बिल में अलग से कोई कोटा नहीं रखा गया है। क्षेत्रीय पार्टियों की सालों से यही डिमांड रही थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के ये बिल अधूरा है। अगर हम इस बिल के असर की बात करें तो राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है। सिर्फ मौजूदा आंकड़ों से ही इसे समझिए। अभी हमारी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें महिला सांसदों की संख्या आज की तारीख में 74 है। बिल लागू होने के बाद ये संख्या कम से कम 181 हो जाएगी, जो राजनीति में महिलाओं के दबदबे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। इसके साथ ही एक और दिलचस्प नियम भी इसमें जुड़ने वाला है, जिसे सीट रोटेशन कहा जाता है। कानून के मुताबिक हर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें बदल दी जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि किसी खास इलाके की जगह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की महिलाओं को चुनाव लड़ने और आगे आने का बराबर मौका मिल सकेगा। जब संसद और विधानसभाओं में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं फैसले लेंगी, तो सरकारी नीतियां भी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। हर राजनीतिक दल को मजबूरी में ही सही, लेकिन जमीनी स्तर से महिला कार्यकर्ताओं को आगे लाना ही पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों को वहां भी महिलाओं को मौका देना होगा, जहां से उन्हें जीत की पूरी उम्मीद होगी। पर हर बड़े बदलाव की तरह इसके भी कुछ नुकसान और इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जिन पर बात करना जरूरी है। आलोचकों का मानना है कि जब कोई सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, तो वहां के वोटर्स के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प कम हो जाएगा। इसके अलावा सीट रोटेशन का नियम विकास के कामों को धीमा कर सकता है। अगर किसी नेता को लगेगा कि अगली बार उसकी सीट आरक्षित हो जाएगी और वो वहां से नहीं लड़ पाएगा, तो शायद वो अपने इलाके में पूरे मन से काम ही न करे। और इन सबसे बड़ा डर है प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, जिसे आम भाषा में प्रधानपति कल्चर कहा जाता है। आपने स्थानीय पंचायत चुनावों में ये अक्सर देखा ही होगा। सीट महिला के नाम पर होती है, लेकिन पीछे से सत्ता की डोर उसका पति या कोई पुरुष रिश्तेदार ही चला रहा होता है। आशंका यही है कि बड़े चुनावों में भी ताकतवर नेता अपनी जगह अपनी पत्नियां या रिश्तेदारों को खड़ा कर देंगे। ऐसे में चुनी गई महिलाएं सिर्फ कठपुतली या सहायक बनकर रह जाएंगी। महिला आरक्षण के फायदे तो बहुत हैं और ये चुनौतियां भी समय के साथ सुलझ सकती हैं, लेकिन इस पूरे बिल को जमीन पर उतारने की मास्टर की जिस परिसीमन के पास है, असली राजनीतिक विवाद उसी पर है। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को फिर से तय करना। वक्त के साथ किसी इलाके की आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो कई लोग रोजगार के लिए गांव से शहर चले जाते हैं। ऐसे में चुनाव क्षेत्रों को इस तरह से फिर से बांटना, ताकि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे, इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ये काम सरकार या नेता खुद नहीं करते। इसके लिए हमारे देश में एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं।
इस आयोग की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके फैसलों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर आबादी के हिसाब से सीटें बदलनी चाहिए तो ये काम हर चुनाव से पहले या हर 10 साल में क्यों नहीं होता? इसके पीछे लंबा और दिलचस्प इतिहास है। हमारे संविधान में नियम तो यही था कि हर जनगणना के बाद परिसीमन हो, लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौरान सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 2002 में भी एक संविधान संशोधन हुआ और साल 2026 तक के लिए लोकसभा की 543 सीटों को फ्रीज कर दिया गया। यानी करीब 50 साल से देश में सांसदों की संख्या वही रही, जबकि देश की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है। अब 2026 की डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई है और यही वजह है कि सरकार अब नया डिलिमिटेशन बिल 2026 लेकर आई है। महिला आरक्षण को बिना किसी बवाल के लागू करने का यही इकलौता और सबसे सुरक्षित रास्ता भी है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर आरक्षण मौजूदा 543 सीटों पर लागू होता है तो महिलाओं के लिए कम से कम 181 सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी। इस हिसाब से मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें काटनी पड़ेंगी और कोई भी नेता अपनी जीती हुई कुर्सी क्यों छोड़ेगा। इसीलिए परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को 50% बढ़ाकर 816 से 850 तक ले जाने की तैयारी चल रही है। इस तरह नई आरक्षित सीटें महिलाओं को मिल जाएंगी और पुराने नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। सरकार ने बिल में साफ कर दिया है कि ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा, क्योंकि वही हमारी आखिरी प्रकाशित आधिकारिक जनगणना है। देखा जाए तो ये लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम है। इसका सबसे बड़ा फायदा है एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का जमीन पर उतरना। आज की तारीख में किसी सांसद के इलाके में 30 लाख वोटर हैं तो दूसरे के इलाके में सिर्फ 15 लाख। परिसीमन के बाद ये भेदभाव खत्म होगा। इससे सभी निर्वाचन क्षेत्रों का आकार संतुलित हो जाएगा। जब चुनाव क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे तो सांसद के लिए अपने इलाके की जनता तक पहुंचना और विकास के काम करना ज्यादा आसान होगा। इससे शासन और व्यवस्था सुधरेगी और सबसे बड़ी बात, महिला आरक्षण के साथ साथ SC/ST वर्ग को भी आबादी के हिसाब से बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। सुनने में तो ये सब बहुत तार्किक और जरूरी लगता है, फिर इस बिल का इतना कड़ा विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल परिसीमन का सिक्का जब उछाला जाता है तो इसके दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ आबादी के हिसाब से न्याय की बात है, तो दूसरी तरफ उन राज्यों के साथ घोर अन्याय का डर है जिन्होंने दशकों तक नीतियां बनाकर अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। और यहीं से शुरू होता है उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का वो बड़ा विवाद जिसने संसद से लेकर सड़क तक सियासी पारा गर्म कर दिया है। आजादी के बाद जब देश में हम दो हमारे दो और परिवार नियोजन का नारा गूंजा तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण के राज्यों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने नीतियां बनाई, लोगों को जागरूक किया और अपनी आबादी को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब आप ही बताइए, परिसीमन का आधार क्या है? आबादी। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो इसका फायदा उन राज्यों को मिलेगा जिनकी आबादी ज्यादा बड़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को आबादी कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि संसद में उनके सांसदों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने काले कपड़े पहनकर परिसीमन के विरोध में काला झंडा फहराया। स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की कॉपी भी जलाई। इसके अलावा तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में काले झंडे फहराए गए। स्टालिन ने केंद्र से पूछा,
कि क्या हमें हमारे अच्छे काम की सजा दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकारों को भरोसे में लिए बिना ये परिसीमन थोपा गया तो वो पूरे दक्षिण भारत में इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन होंगे। लेकिन ये डर सिर्फ कुछ सीटें कम होने का नहीं है, ये डर भारत के संघीय ढांचे यानी कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खतरे में पड़ने का है। इसे ऐसे समझिए, अभी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में 40। परिसीमन के बाद यूपी की सीटें 120 और बिहार की सीटें 60 हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी ने उत्तर भारत के कुछ बड़े राज्य जीत लिए वो पूरे देश पर राज करेगी। राष्ट्रीय राजनीति और नीतियां बनाने में दक्षिण भारत की आवाज बहुत कमजोर हो जाएगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि ऐसा नहीं होगा। सभी राज्यों की सीटें सामान्य अनुपात में ही बढ़ेंगी, जबकि विश्लेषक इसे बहुसंख्यकवाद का बड़ा खतरा मान रहे हैं, जहां छोटे और कम आबादी वाले राज्यों की कोई पूछ ही नहीं बचेगी और बात सिर्फ राजनीति पर आकर नहीं रुकती। इसका असर इन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हमारे देश में केंद्र सरकार टैक्सेस का पैसा राज्य में बांटती है, जिसे वित्त आयोग तय करता है। इस पैसे को बांटने का एक बड़ा आधार राज्य की आबादी होती है। दक्षिण के राज्यों का डर ये है कि वो देश की तरक्की में, टैक्स भरने में सबसे आगे हैं, लेकिन राजनीतिक ताकत घटने और आबादी कम होने की वजह से भविष्य में उन्हें मिलने वाले फंड में भारी कटौती हो सकती है। अब इस मुद्दे ने संसद के अंदर और बाहर नई राजनीतिक रणभूमि तैयार कर दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे आधी आबादी के हक का ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पहल का खुलकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस कदम से महिलाओं को शासन के सबसे ऊंचे स्तर पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इसका समर्थन किया। मायावती ने क्या कहा, सुनिए। देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि वोट डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस और टीएमसी जैसे बड़े विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उनका विरोध उस तरीके, जल्दबाजी और परिसीमन की प्रक्रिया के खिलाफ है जिसके जरिए इसे लागू किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। खड़गे ने पूछा कि चुनाव के बीच बिना किसी सर्वदलीय बैठक के और विपक्ष को भरोसे में लिए बिना अचानक ये बिल क्यों लाए गए। खड़गे ने मांग रखी है कि अगर आप वाकई महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो 2029 के चुनावों में मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू कर दीजिए। इसके लिए परिसीमन का इंतजार करने की क्या जरूरत है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग एंगल से हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी का हिस्सा चोरी करना चाहती है। उन्होंने इसे एक तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक कह दिया है। उधर इंडी ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी ने पहले परिसीमन का समर्थन किया था, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। उन्होंने इसे पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का हक मारने की बड़ी साजिश बताया। सुनिए। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा,
आधी आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर इस राजनीतिक हलचल में हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जो हमेशा से अपने अधिकारों को लेकर मुखर रहा है, तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख बेहद आक्रामक है। उन्होंने परिसीमन विधेयक को बंगाल को बांटने और उसकी राजनीतिक अहमियत को कम करने की साजिश करार दिया है। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि इसके जरिए उत्तर भारत का दबदबा बढ़ाकर बाकी राज्यों की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि इस सियासी बिसात का आखिरी नतीजा क्या होगा। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को आसान शब्दों में समेटें तो दो बहुत बड़े और जायज मुद्दे हैं। एक तरफ देश की आधी आबादी को उनका दशकों पुराना हक देने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत और कई क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल। सियासी जानकारों की माने तो सरकार ने इन बिल के जरिए सिर्फ कानून पेश नहीं किया है, बल्कि विपक्ष के लिए पॉलिटिकल ट्रैप या सियासी चक्रव्यूह बिछा दिया है। ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब जरा इस राजनीतिक खेल की टाइमिंग और इसके असर को समझिए। अगर कांग्रेस, टीएमसी और दक्षिण भारत के दल परिसीमन के तरीके का विरोध करते हैं और संसद में इस बिल को किसी तरह से रोक देते हैं, तो क्या होगा? इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी 2029 के आम चुनावों में विपक्ष को महिला विरोधी करार देगी। वो जनता के बीच जाकर कहेगी कि हम तो महिलाओं को संसद में लाना चाहते थे, लेकिन इन पार्टियों ने हमारा रास्ता रोक दिया। और अगर विपक्ष भारी मन से इस बिल का समर्थन कर भी देता है और ये पास हो जाता है, तो परिसीमन का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी, जहां बीजेपी का मजबूत जनाधार है, यानी इस बिल का पास होना या संसद में अटक जाना, दोनों ही हालात में सरकार ने विपक्ष को बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। इस वक्त विपक्ष आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में खड़ा है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जो इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है। क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही लागू होना चाहिए, या फिर 850 सीटों वाले परिसीमन के बाद ही इसे लागू करना सही रहेगा? आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।